नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। देखिए, बिसात शतरंज की हो या सियासत की, हर चाल सही हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। खिलाड़ी कितना भी माहिर क्यों ना हो, एक गलत चाल से पूरी बाजी पलट जाती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इन दिनों अपनी गलत चाल की वजह से ही घिरी हुई है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुआ रेप मर्डर केस उन पर इस कदर भारी पड़ रहा है कि अब टीएमसी के भीतर भी अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। आज भारत की बात में आपको इसकी डिटेल स्टोरी बताऊंगा। साथ ही बात होगी यूपीएससी की उस सीधी भर्ती की, जिस पर आरक्षण वाला बवाल होने के बाद सरकार ने यू टर्न ले लिया है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर आज क्या कहा और आखिर अखिलेश यादव किसे इसका श्रेय दे रहे हैं, यह भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बात राहुल गांधी के रायबरेली दौरे की भी होगी, जहां से राहुल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जमीनी संदेश दिया है। यह जमीनी संदेश दलित समाज के युवक की हत्या के केस से जुड़ा है। राहुल गांधी आज पीड़ित परिवार से मिले और घर के अंदर जमीन परिवार के साथ बैठे। बात चुनावी राज्य हरियाणा की भी करेंगे, जहां वोटिंग से पहले ही कांग्रेस के नेताओं में मुख्यमंत्री वाली रेस लग गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने किस नेता ने इशारों इशारों में ठोकी है सीएम वाली दावेदारी, इससे जुड़ी रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कोलकाता केस की, जिसने ममता बनर्जी के सामने नया अलार्म बजा दिया है। यह अलार्म दिल्ली से बजा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की पुलिस और कोलकाता मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर सवालों की बौछार कर दी। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर नई अटकलें शुरू कर दी है, क्योंकि कल बंगाल के राज्यपाल गृह मंत्री से भी मिलने वाले हैं। इनको अब तक इस्तीफा देना चाहिए, इन पर भी केस चलानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल किए हैं वो लोकतंत्र और सरकार चलाने वालों की मानसिकता और नैतिकता के ऊपर उठे हुए गंभीर सवाल हैं। अब तक अपने राजनीतिक कौशल से हर मुश्किल को मौके में बदलती रही ममता बनर्जी के लिए कोलकाता रेप कांड ने पहले सियासी चुनौती बढ़ाई और अब सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आठ अगस्त की रात कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुए रेप और मर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को खूब सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 सदस्यों की बेंच ने राज्य सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा, सबसे पहले मामले की एफआईआर किसने और कब दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। फिर सीजीआई ने पूछा, अभिभावकों को बॉडी देने के 3 घंटे 30 मिनट के बाद एफआईआर दर्ज की गई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या कोलकाता मामले में दर्ज एफआईआर में मर्डर का जिक्र किया गया। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि एफआईआर में अननेचुरल डेथ लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 14 अगस्त को अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स पर हुए हमले का भी मुद्दा उठाया और पूछा, जब भीड़ ने तोड़फोड़ की तब पुलिस क्या कर रही थी। कोलकाता कांड पर खुद ही संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा पर सुझाव देने के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। हमारे लिए ये विशाखा 2 मोमेंट है। सेफ्टी एट वर्क प्लेस जो विशाखा में ले डाउन हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको सारे डॉक्टर्स के लिए अक्रॉस द कंट्री सारे हॉस्पिटल्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस बात को खुद ही वो बहुत ही गंभीरता से लिया कि बिना प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए हुए हम डॉक्टर्स को वापस आने कैसे बोल सकते हैं। सारे डॉक्टर और सारे आरडीए संगठित हैं और हमारी बातें जब तक ये संघर्ष अगर स्ट्राइक भी अगर आज हम कॉल ऑफ करते हैं तो जो हमारा ये मूवमेंट है और संघर्ष वो खत्म नहीं होगा जब तक हमारी बहन को इंसाफ ना मिल जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी और मामले की सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख तय कर दी। लेकिन इसके पहले ये भी दो टूक कह दिया कि जूनियर डॉक्टर की हत्या और रेप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और मीडिया में आलोचना कर रहे लोगों पर कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा था, करीब करीब उसी वक्त कोलकाता पुलिस ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर जोर आजमा रही थी। स्वास्थ्य भवन का घेराव करने निकले एबीवीपी कार्यकर्ताओं को डंडे के दम पर रोकने की कोशिश कर रही थी। इनको अब तक इस्तीफा देना चाहिए, केवल इस्तीफा नहीं, इन पर भी केस चलानी चाहिए, क्योंकि ये संरक्षण दे रही हैं। ममता बनर्जी अगर अपने आप को कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग समझती है, आप कितने पर केस करोगी? जो प्रश्न पूछ रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आवश्यकता थी कि कठोर कार्रवाई यह सरकार करती उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने यह कार्य किया था। उल्टे कार्रवाई उन पर हो रही है जो कि इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। सोचिए कि संविधान कितने बड़े खतरे में है आज पश्चिम बंगाल में। दरअसल कोलकाता पुलिस ममता सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने वालों पर सख्ती दिखा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 300 लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। बीजेपी इस पर ममता की तुलना तानाशाह से कर रही है। आरजीकर रेप कांड के बाद ममता सरकार कंफ्यूजन में नजर आ रही है। आरजीकर में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के वक्त प्रिंसिपल रहे संदीप घोष को लेकर यह कंफ्यूजन और अधिक नजर आ रहा है। शुरू में तो बंगाल सरकार संदीप घोष को बचाती दिख रही थी, लेकिन जब संदीप घोष सीबीआई के दायरे में आए तो बंगाल सरकार ने संदीप घोष पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। कल उनकी मुलाकात गृह मंत्री से भी हो सकती है। इन मुलाकातों के भी सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। वही ममता बनर्जी संदेश खाली के भंवर से तो निकल आई थी, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज वाले मामले में पूरी तरह उलझ गई हैं। यह उलझन ऐसी है कि अब टीएमसी के भीतर ही अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। टीएमसी के कुछ बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर इशारों में सवाल खड़े किए। क्या कोलकाता के आरजीकर रेप और मर्डर कांड ने तृणमूल कांग्रेस को दो धड़ों में बांट दिया? क्या कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर पार्टी के भीतर ही विरोध के सुर उठने लगे? क्या कोलकाता कांड ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत की चिंगारी सुलगा दी? ये सारे सवाल 8 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई घिनौनी वारदात के बाद बने हालात से पैदा हुए हैं, जिसमें टीएमसी के नेता कभी अपने ही सरकारी सिस्टम के खिलाफ तो कभी एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देने लगे। और इन सब के बीच ममता बनर्जी के सबसे करीबी समझे जाने वाले उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने पूरी तरह चुप्पी साध ली, वो भी तब जब मामला सरकार विरोध के सबसे बड़े सियासी तूफान का सामना कर रहा है। তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সাধারণ সমর্থক হিসেবে আমার মনে হয় শীর্ষ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমাদের সেনাপতি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে এই লড়াইতে সামনে চাই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রিয় নেই, সে এখন কোনো কারণে একটু দূরে সরে আছে। আমরা স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করছি তাকে মমতাদির নেতৃত্বে লড়াইতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে সামনে চাই। कुणाल घोष ने कोई डायरेक्ट सवाल नहीं उठाया, लेकिन ये भी बता दिया कि अभिषेक बनर्जी मैदान से दूर है। अभिषेक बनर्जी की ये दूरी 14 अगस्त की आधी रात के बाद से ही महसूस की जा रही है।
जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गुंडों के हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थी और गुनहगारों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। इसके बाद ना तो वो ममता बनर्जी की पदयात्रा में दिखे, न उनका कोई बयान आया। কোনো মতভেদ নেই, কিছু নেই, তৃণমূল একসাথেই রয়েছে। মমতা ব্যানার্জির সাথে আমাদের সৃষ্টি তো মমতা ব্যানার্জি। অভিষেক সবসময় সক্রিয় আছে, এই নয় যে সবসময় মুখ দেখিয়ে সক্রিয় থাকতে হবে। ব্যানার্জির আদর্শকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যাবে কি করে? এই আদর্শ নিয়ে এগোতে গেলে তো অভিষেকদের দরকার আছে। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन पार्टी को यह बताना पड़ रहा है कि वो नाराज नहीं है। जाहिर है अटकलों की पिच खुद ही तैयार हो जाती है, जिस पर बीजेपी जोरदार बल्लेबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री महोदया के खेमे में कुछ लोग हैं जो उसको पसंद नहीं। जो एक व्यक्ति जो माना जाता है सर्व जगह कि वो यहाँ की युवराज का सबसे करीबी है, जब वो बोलता है कि युवराज आप सामने आओ, तो मतलब या तो वो मलिके को कोई संदेश दे रहा है, या अब वो उसको भी दिख रहा है क्या कि युवराज पीछे हट रहा है। टीएमसी में क्या चल रहा है ये पक्के तौर पर टीएमसी ही बता सकती है। अपने राजनीतिक जीवन का चुनौतीपूर्ण दौर देख रही ममता बनर्जी के सरकारी सिस्टम पर कांग्रेस भी सवाल उठाने लगी है। दिल को झंझोड़ने वाली घटना है। हम लोगों को, सब लोगों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई होते हुए दिखनी भी चाहिए। इसकी शुरुआत हुई राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट से। राहुल ने कोलकाता कांड को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, जिस पर टीएमसी की तरफ से तीखे कमेंट आने लगे। इसके बाद से ही इंडिया अलायंस की इन दोनों पार्टियों के बीच तल्खी लगातार बढ़ने लगी और बीजेपी इस मौके का भरपूर फायदा उठा रही है। ये पूरा कांड इतना शर्मनाक है कि ममता बनर्जी को एकदम चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। महिला है, कोई संवेदना नहीं है महिलाओं के लिए इसको। वही कोलकाता कांड को लेकर कोलकाता पुलिस का एएसआई अनूप दत्ता भी सवालों के घेरे में है। अनूप दत्ता को सीबीआई ने समन किया था। सीबीआई दफ्तर पर ही एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी आनंदा के रिपोर्टर से अनूप दत्ता का सामना हो गया। एबीपी लगातार अनूप दत्ता से सवाल पूछता रहा और अनूप दत्ता भागता रहा। अनूप दत्ता के बारे में कहा जाता है कि वो रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय का करीबी है। यह भी कहा जा रहा है कि वारदात की रात संजय रॉय ने अनूप दत्ता को फोन भी किया था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यह अनूप दत्ता भाग रहा है। मैं तो ये क्या नाम है संजय के कमेंट के अनूप बाबू पड़े जाबी অনুপ বাবু একটু দাঁড়িয়ে যান পড়ে যাবেন দাঁড়িয়ে যান। বাবু বলে দিতে কি হচ্ছে, সঞ্জয়কে কবে থেকে চিনতেন? পড়ে যাবেন কবে থেকে চিনতেন? পড়ে যাবেন, আস্তে যান পড়ে যাবেন দাদা, পড়ে যাবেন আস্তে নিচে तस्वीरें सचमुच हैरान करने वाली थी। कैमरे के सामने सिर्फ एक हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे और इस तरह से भागना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात सीधी भर्ती पर उल्टी चाल की करते हैं। यूपीएससी ने बीते दिनों संयुक्त सचिवों, निदेशकों, उप सचिवों की सीधी भर्ती का जो विज्ञापन निकाला था उसे वापस ले लिया है। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि विपक्ष के साथ साथ एनडीए के भी कुछ दल इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सवाल संविधान और आरक्षण से जुड़ा तो सरकार सतर्क हो गई, लेकिन अब विपक्ष का हमला और ज्यादा तेज हो गया है। बधाई हो, एक बार फिर से संविधान की जीत हुई है। जॉब्स बिना आरक्षण के भर्ती की जा रही थी लैटरल एंट्री के माध्यम से, अब वो विज्ञापन रद्द किया जाएगा। वो फैसला वापस लेना पड़ा मजबूर होकर नरेंद्र मोदी की सरकार। राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने SC ST OBC थे उस समय आए? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने ओबीसी को? जागिए, लोगों को जगाइए, भाजपा से देश को मुक्त कराइए। जब तक बीजेपी रहेगी आरक्षण और संविधान खत्म करने का खतरा बरकरार है। भारी विरोध और सियासी हंगामे के बाद यूपीएससी ने सीधी भर्ती वाला विज्ञापन वापस ले लिया तो विपक्ष के नेताओं को संविधान वाली सियासत की नई लाइन मिल गई। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे।
मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। कि 10 साल से भाजपा सरकार है और स्वतः ही आरोप लग रहे हैं। SC ST के आरक्षण की चर्चा होती है, संविधान को बदलने की चर्चा होती है। मोहन सिंह जी जब इस प्रकार आए थे, उन्होंने जो देश में योगदान दिया हमारे सामने है, लेकिन हम लोगों ने कभी इसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम सबको लाएंगे और उसमें जो SC ST OBC के जो छात्र छात्राएं हैं जो पढ़कर IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनका हक मार के हम और किसी को देंगे। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कांग्रेस नेताओं के हमले का अंदाज नहीं बदला। कभी राहुल गांधी X पर पोस्ट करते तो कभी खरगे मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते। जवाब देने सरकार सामने आई और प्रधानमंत्री मोदी को OBC समुदाय का हितैषी बताया। OBC कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी, उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। हमेशा समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने की जो मोदी जी की प्रतिबद्धता है, वो आज के UPSC में लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाने के निर्णय में भी क्लियरली दिखाई देती है। दरअसल कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने PM मोदी से बातचीत के बाद UPSC को पत्र लिखा था और 45 पदों पर निकाली गई सीधी भर्ती के विज्ञापन को वापस लेने का अनुरोध किया था। अब बीजेपी के नेता मोदी सरकार की सराहना कर रहे हैं। लेटरल एंट्री कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई और वो अव्यवस्थित एक व्यवस्था थी। रिजर्वेशन के बिंदु पे प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े मिलते हैं। इस प्रकरण में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, SC ST OBC के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े नजर आ रहे हैं। UPSC में सीधी भर्ती तो पहले भी कई बार हो चुकी है। कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुद संसद में 9 अगस्त 2023 को बताया था कि पिछले 5 साल में सीधी भर्ती के जरिए 63 नियुक्तियां की गई हैं और वर्तमान में 57 लोग केंद्रीय मंत्रालय के विभागों में कार्यरत हैं। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने सीधी भर्ती पर अपने कदम पीछे खींचे तो कांग्रेस के नेताओं ने कमजोर प्रधानमंत्री वाला कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। देखिए किस तरीके से सरकार ने बार बार कहीं ना कहीं नौकरी में आरक्षण को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था। इस बार और एक बार सरकार को झुकना पड़ा, उनको वापस लेना पड़ा। मैंने लेटर देख रहा था, लेटर में डेट ही नहीं है। मुद्दा आरक्षण से जुड़ा है तो अखिलेश यादव भी PDA वाला नारा लेकर मैदान में उतर आए। X पर लिखा, UPSC में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार PDA की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। इस मुद्दे को मायावती ने भी लपका और विज्ञापन पर रोक लगाने को सही फैसला बताया, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक नई लकीर खींच दी। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी। ऐसा नहीं है कि विरोध सिर्फ बाहर से था। मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान भी सीधी भर्ती के खिलाफ थे, लेकिन जब फैसला बदला गया तो प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया। हम लोगों ने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती है। बढ़ते आगे और अब बात कांग्रेस के मिशन विधानसभा चुनाव की। आज महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक 2 अलग अलग तस्वीर दिखी। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस गठबंधन को मजबूत बना रही है, तो हरियाणा में आपसी कलह की सरदर्द बनी हुई है। हरियाणा में चुनाव से पहले ही कांग्रेस के नेताओं में मुख्यमंत्री वाली रेस शुरू हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुंबई में आयोजित कांग्रेस के सद्भावना दिवस कार्यक्रम में जब उद्धव ठाकरे शिरकत करने पहुंचे तो उनके सम्मान में खड़गे समेत पार्टी के सभी नेता खड़े हुए। नारेबाजी हुई और फिर उद्धव ठाकरे के गले में कांग्रेस का ही गमछा डाल दिया। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे तो राजीव गांधी की जयंती पर उनकी खूब तारीफ भी की। अनेकदा काय होतं की माणसं कळायला काही वेळ जावा लागतो। राजीवजी कसे होते जरा कळायला वेळ लागला, तसं आताची लोक कशी आहेत हे कळायला थोडा वेळ लागला, पण माणसं कळल्यानंतर आपण सुधारलं पाहिजे। आज जेव्हा मला कळलं की हे आमचा दुरुपयोग करून
आम्हालाच लाथा घालायला लागले. म्हणजे जो फरक आहे राजीवजी आणि आत्तांच्यामध्ये की आम्ही विरोधात होतो तरी देखील आमच्याशी कधी राजीवजी सूड भावनेने वागले नाही, हे मी स्पष्टपणाने मोकळेपणाने सांगतो. उद्धव ठाकरे का यह बयान बताता है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी खुद को मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हरियाणा चलिए, जहां कांग्रेस के भीतर ही दो खेमे वोटिंग से पहले दिखाई देने लगे हैं। एक खेमा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है तो दूसरा सांसद कुमारी शैलजा का, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है। मेरी इच्छा मेरी जगह है और अपनी जगह फाइनल फैसला हाईकमान का होता है, चाहे लोकसभा का था और चाहे अब विधानसभा का होगा। मेरी इच्छा पहले भी थी, अब भी है। हजारों नाम तो कई जगह से आ रहे हैं, हाईकमान देखे कि चुनाव लड़ना है तो कहां से लड़ना। चुनाव लड़ना वैसे तो नेताओं का काम है, लेकिन जब कोई नेता 2 महीने पहले सांसद बना हो, विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहे तो इसके मायने अहम हो जाते हैं। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के भीतर चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। हुड्डा हो या कुमारी शैलजा, दोनों दबी आवाज में दावेदारी ठोक रहे हैं। विद्या के मंदिर में ये सब घटना घट रही है तो आरोपी को हम बोल रहे हैं कि जनता के हवाले कर दो, ये आंदोलन अभी के अभी स्थगित हो जाएगा। आप बदलापुर रेलवे स्टेशन का दृश्य देख रहे हैं। 4 साल की लड़कियां, बड़ी लेडियां, कोई सेफ नहीं। घर से हम निकले तो निकले कैसे? जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इससे कम में वो नहीं मानेंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला भी थमा भी नहीं था कि ठाणे के बदलापुर में यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर हंगामा शुरू हो गया। हजारों की संख्या में आक्रोशित लोग सड़क पर उतर गए। स्कूल में तोड़फोड़ की, मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन के ट्रैक पर बैठ गए। वहां भी जमकर हंगामा बवाल हुआ। दरअसल 23 साल के एक सफाई कर्मी पर आरोप लगा है कि स्कूल में ही उसने 3 और 4 साल की 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया। खबर जब लोगों को लगी तो हालात काबू से बाहर होने लगे। भारत में ही बच्चे सुरक्षित नहीं है, ये स्थिति है। ये आरोपी को छुपा कर उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इधर लाठीचार्ज कर रहे हैं जो कि निरपराध लोग हैं। ये पुलिस लोग बिक चुकी है। कोलकाता टू बदलापुर, सवाल सेफ्टी का। स्कूल में भी बच्चियों की सेफ्टी क्यों नहीं? अगर हम हमारे बच्चों को आज नहीं सिखा पाएंगे तो कब सिखाएंगे? कब सिखाएंगे हम, बताओ तुम्हारे को? हम अपने आज दूसरी की बच्ची है, कल हमारी बच्ची है, उसको कब तक सिखाएंगे हम? हाँ? भारत में संविधान बनने के साथ ही महिलाओं को सरकार चुनने और समानता का अधिकार तो मिला, लेकिन सुरक्षा का अधिकार आजादी के 78 साल बाद भी नहीं मिला। कोलकाता से महाराष्ट्र के बदलापुर तक सड़क पर उतरी ये महिलाएं आज पूछ रही हैं कि वो सुरक्षित जगह बता दीजिए जहां बेटियों को डर न लगे। आज 4 साल की लड़कियां, बड़ी लेडियां, कोई सेफ नहीं। घर से हम निकले तो निकले कैसे? पुलिस भी और सरकार दोनों मिले हुए हैं। आज हमको भी लड़कियां है, आज इसीलिए सब छूट के आ रहे तो रेप और मर्डर वाले लोग आजाद हो गए। जिन्हें आधी आबादी बताकर सियासत बड़ा सम्मान देती है, कई गारंटियां देती है, जिन्हें लाडली बताती है, वो पूछती हैं कि दफ्तरों में नौकरी करने वाली महिलाओं की, छोटी छोटी बच्चियों की, स्कूल से लेकर बाजार तक सेफ्टी की गारंटी क्यों नहीं?
अपराध सहने के बाद न्याय की लड़ाई इतनी कठिन क्यों बना दी जाती है? भेजे कि नहीं बच्चियों लोगों को स्कूल भेजेंगे कि नहीं? वो फांसी नहीं चाहिए, उसको ऐसी सजा चाहिए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी थी। चौरंगा करो उसका, चौरंगा। ये देखो, सिर्फ योजना रख के बहन लाडली नहीं हो सकती। उस बहन के भाई के बाहू में भी कुछ बल होना चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर का जो धाक रहना चाहिए, जो कंट्रोल रहना चाहिए, वो महाराष्ट्र में रहा नहीं है। इसलिए बदलापुर जैसी घटना हो रही है, सरकार इसको कोई रोक नहीं सक रही। ये स्थिति महाराष्ट्र में है। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। सुनवाई न होने पर जनता सड़क पर उतरकर आंदोलन करती है, फिर एक्शन होता है। महाराष्ट्र के ठाणे में 4 साल की 2 बच्चियों से दरिंदगी हुई। दोनों बच्चियों का स्कूल के गर्ल्स वॉशरूम में यौन उत्पीड़न किया गया। पुरुष सफाई कर्मी, जिसका नाम अक्षय शिंदे है, उसी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, लेकिन शिकायत मिलने के बाद भी तुरंत कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए जनता को सड़क और ट्रेन की पटरियों पर उतरकर आवाज उठानी पड़ी। अगर स्कूल में ही क्लीनर इस तरह की हरकत कर रहा है तो कोई परिवार, कोई बच्चे, कोई पेरेंट अपने बच्चों को कैसे स्कूल में भेज सकते हैं? आप देख सकते हैं हम लोग बदलापुर स्टेशन पर हैं। 4 दिन से कोई एक्शन नहीं लिया है। फिर हम लोग ने प्रोटेक्ट करना शुरू किया, उधर जाके बता रहे ना, अलग अलग बहाना कर रहे हैं, इनसे मिलिए उनसे मिलिए, नहीं करना है, अभी कब चालू है। छात्राओं के परिजनों समेत सैकड़ों लोगों ने स्कूल का गेट बंद कर हंगामा किया। कुछ प्रदर्शनकारी स्कूल के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। स्कूल में अचानक भीड़ आने से वहां के स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने वहां फंसी महिला टीचरों को बाहर निकाला, लेकिन गुस्साए लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ कर गुस्सा निकाला। इसके बाद परिजन रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उनके साथ ही बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं भी थीं। प्रिंसिपल, बाद में क्लास टीचर और 2 असिस्टेंट, 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। स्कूल को नोटिस दी गई है। उनका सीसीटीवी कैमरा बंद था, उसके बारे में भी उनको नोटिस दी। 3 से 4 साल की बच्चियों से छेड़खानी को लेकर महिलाओं में गुस्सा था। पुलिस के रवैये से आक्रोश था। इसलिए न सिर्फ रेल सेवा को बाधित किया, बल्कि बदलापुर में जमकर तोड़फोड़ करते हुए पथराव भी किया। इसके चलते इस रूट पर लोकल ट्रेनों का संचालन रुका रहा। पुलिस उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही थी और इनकी मांग है कि जिस तरह से बच्चे के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत हुई है, उस तरह से सजा भी मिलनी चाहिए। जब तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आता या फिर कड़ी कार्रवाई स्कूल पर नहीं की जाती, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे, ऐसी इनकी मांग थी। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर आकर इन पर आक्रामक होती नजर आई तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक पर जो पत्थर है उससे जवाब दिया गया। अभी तक कुछ किया नहीं पुलिस ने। अभी भी फायरिंग किया उधर, अभी भी फायरिंग किया है। अभी लाठीचार्ज कर रहे थे हम पे। हम उसको पहला वायरी का मार, गेट है ना, उसको लटका के फांसी देना मतलब आज के आज ही। पुलिस हंगामा कर रहे परिजनों से शांत रहने की अपील करती रही, लेकिन नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। ये जीआरपी के लोग हैं जो लगातार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग ट्रैक से हटे ताकि रेलवे सेवा दोबारा से शुरू की जाए। वो जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मुख्यमंत्री की योजना है माझी लाड़की बहन योजना, इस प्रदर्शन के दौरान उस पोस्टर को यहाँ लगाया गया है और ये कहा गया है कि हमें 1,500 रुपये नहीं चाहिए, हमें चाहिए सुरक्षा। और इसी को देखते हुए देखिए एक फांसी, आप देख सकते हैं फांसी के लिए रस्सी भी वहाँ पर लगाई गई है कि जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कानून क्या कर रहे हैं? 4 साल की बच्ची पे रेप कर रहे, उनको फांसी होना चाहिए पहला। वो 1500 वाला जो स्कीम रखा है सरकार ने, वो पहला बंद होना चाहिए। जो आरोपी है उनको हमारे हवाले कर दो, हम लोग देख लेंगे उसके साथ क्या करना है, बस इतनी हमें ये चाहिए। पुलिस वाले आश्वासन दे रहे हैं, हमको आश्वासन नहीं चाहिए पुलिस वालों का, क्योंकि पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको डायरेक्ट हमारे हाथ में दे, अब हम लोग निर्णय ले लेंगे कि उसके साथ क्या करना है। ठाणे के बदलापुर में स्कूल से लेकर रेलवे स्टेशन तक प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हाँ सर, मदद। अगर उनके होम टाउन में पुलिस स्टेशन में पुलिस जुगार खेल रहे होंगे, पत्ते खेल रहे होंगे, दारू पी रहे होंगे, तो इनका क्या धाक रहा?
तो महाराष्ट्र की पुलिस क्या करेगी? इसलिए महाराष्ट्र का होम मिनिस्ट्री ही ये जो मंत्रालय ही अक्षम है, इसीलिए इसी प्रकार के वारदात ये महाराष्ट्र में हो रही है। और इसलिए सरकार, हम तो इस्तीफा नहीं में, क्योंकि 2 महीने में जनता इनको घर पे भेजने वाली है। आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। स्कूल में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक और स्थानीय लोग ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, लोग फांसी फांसी चिल्ला रहे हैं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी को ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है कि सरकार क्या कदम उठा रही है। लोग जब से यहाँ पर आए हैं तब से सिर्फ फांसी की मांग कर रहे हैं। मैं मेरे विजुअल्स में दिखाना चाहूँगा कि लोग फांसी का फंदा तक लेकर आए हैं रेलवे ट्रैक के पास। रेलवे ट्रैक 6 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, रोक कर रखा है। लोग खड़े, क्योंकि लोगों को उनको फांसी देना है, जिसने गलत काम किया है उसको फांसी देना है। हमारे घर पे भी माँ बहन है, तो हमारे माँ बहन से भी ऐसा हो, इसलिए हम खड़े। घटना के 4 दिन बाद तक स्कूल प्रबंधन खामोश रहा। इसलिए परिजन स्कूल प्रबंधन को आगे आकर माफी मांगने और इसी के साथ स्कूल के अंदर छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी देने की भी मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि इस स्कूल में छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। लोगों का आक्रोश इसलिए भी बढ़ा क्योंकि स्कूल प्रबंधन चुप्पी साधे रहा। ऐसे में लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उसका जो नतीजा हुआ वो आपके सामने है। बदलापुर में न सिर्फ स्कूल का नुकसान हुआ बल्कि रेलवे को भी भारी क्षति हुई। मुंबई में 5 मिनट ट्रेन लेट होने पर लोगों की मुसीबत बढ़ जाती है, क्योंकि लोकल ट्रेन वहां की लाइफलाइन है। पुलिस की लापरवाही से घंटों तक रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन होता रहा। अगर समय पर एक्शन हुआ होता तो न परिजनों को सड़क पर उतरना पड़ता और न ही सरकारी संपत्ति को नुकसान होता। अस्पताल में महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो स्कूल में छोटी बच्चियां। आरोप है कि थाने की पुलिस शिकायत मिलने के बाद भी 12 घंटे तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और अब हंगामा हो गया तो पुलिस के बड़े अधिकारियों से लेकर महाराष्ट्र के मंत्री भी कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पूरे मामले की टाइमलाइन देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस रिपोर्ट में हम ये भी बताएंगे कि यौन उत्पीड़न के इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, बच्चियों ने घर वालों को क्या बताया। पुलिस की एक लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, ये उसका एक सबूत है। इस प्रदर्शन और तोड़फोड़ में न सिर्फ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा बल्कि कई महिलाएं और पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। आखिर ये नौबत आई क्यों, उसकी पूरी कहानी समझिए। पहली बच्ची 13 अगस्त को स्कूल से घर लौटी। दादा दादी से प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत थी। पूछने पर बताया जब स्कूल के शौचालय में गई थी तब आरोपी ने उसके गुप्तांगों को छुआ था। ये वारदात 13 अगस्त को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे के बीच हुई थी। बच्ची दादा दादी के साथ रहती है। माता पिता उस वक्त काम की वजह से दूसरे शहर में थे। हैरान दादा दादी ने फिर उसी की क्लास में पढ़ने वाली सहेली के माता पिता से संपर्क किया। दूसरी बच्ची के पिता ने जो कुछ बताया वो भी शर्मसार करने वाला था। 13 अगस्त को ही दूसरी बच्ची के पिता ने बताया उनकी बेटी आजकल स्कूल जाने से डरती है। पूछने पर कहा कि स्कूल वाले भैया ने प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाया था। बेटी के मुंह से ये बातें सुनते ही पिता के होश उड़ गए। उन्होंने बेटी की मेडिकल जांच कराने की बात कही। पहली लड़की के दादा भी इस मामले को लेकर चिंतित थे और जांच कराने पहुंच गए। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई। 15 अगस्त को बच्ची के दादा ने उसके पिता को फोन कर बदलापुर बुलाया और पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत लेने के बाद तुरंत एक्शन नहीं लिया। स्कूल मैनेजमेंट ने भी इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। यही वजह है कि लोगों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। कांड हुआ 13 तारीख को हुआ और 13 तारीख के बाद से आज पब्लिक जब आई सामने
तो ये गवर्नमेंट के प्रशासन के लोग बाकी सब लोग यहाँ पे आए, नहीं तो इसके पहले कोई सुनवाई नहीं की गई। जो इंसिडेंस हुआ वो 13 से 16 तक हुआ था और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहाँ की जो सीनियर पीआई है उनको ट्रांसफ़र किया गया है। अब सवाल है कि स्कूल की ओर से क्या गलती हुई। स्कूल ने लड़कियों के शौचालय की सफाई के लिए कोई महिला कर्मचारी नियुक्त नहीं किया। पहली गलती, बिना जांच आरोपी अक्षय शिंदे को 1 अगस्त 2024 को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। दूसरी गलती, लड़कियों के शौचालय की सफाई का काम अक्षय शिंदे से ही करवाया जाता था। इसी का फायदा उठाकर नाबालिग लड़कियों को यौन शोषण किया। तीसरी गलती, स्कूल में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। सरकार ने सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है, फिर भी स्कूल की ओर से आदेश की अनदेखी की गई। 20 अगस्त की सुबह शुरू हुआ प्रदर्शन जब उग्र हुआ तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। मामले को संभालने के लिए बड़ा एक्शन लेना पड़ा। बदलापुर के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, एएसआई और हेड कांस्टेबल सस्पेंड किए गए। इसके अलावा स्कूल के 4 टीचर्स को भी निलंबित कर दिया गया। स्कूल को नोटिस दे दिया गया है। मैं आपको सरकार की तरफ से अश्योर करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को लिया जाएगा, स्पेशल प्रोसिक्यूटर दिया जाएगा और उस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बदलापुर मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पीड़ित परिवार आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारी रस्सी से फांसी के फंदे का सिंबल बनाकर जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। 23 साल के आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने का आश्वासन भी दिया गया है। इसके अलावा सभी मंत्री लोगों को मनाने में जुटे रहे, फिर भी शाम तक लोग नहीं माने, ट्रैक पर बैठे रहे। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने एबीपी न्यूज से फोन पर बातचीत के दौरान लोगों से प्रदर्शन खत्म कर रेलवे ट्रैक को छोड़ने की अपील की। मेरी जनता से अपील है कि 6-7 घंटे से जो ट्रेन का ट्रैक रोका गया है, इसी वो रेलवे में भी तो हमारे भाई बहन है उसमें बैठे हुए, हमारे माता पिता जैसे लोग वो बैठे हैं, उनकी कितनी जो अड़चन है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। रेलवे को 6-7 घंटे रुकवाना ये लोगों को भी ये अपनी जनता को तकलीफ वाली बात है। इसलिए जनता को मेरी अपील है, नागरिकों की अपील है, जो वो चाहते हैं, जैसी कार्रवाई चाहते हैं वैसी सरकार कर रहे। सीएम की अपील के बाद भी लोग नहीं माने और ट्रैक पर डटे रहे। शाम करीब 5:50 पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने ट्रैक पर बैठे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मच गई। ट्रैक से लोग भाग निकले। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि घर, दफ्तर, स्कूल में भी सुरक्षित क्यों नहीं है? बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कब मिलेगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।